हेलो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना रैपिड फायर सेशन जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट ऑफ स्टैटिक जीके। इसमें क्या होगा, हम 4000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड करेंगे इन मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू। और इसमें मेन टारगेट क्या है, स्टैटिक जीके का मेन टारगेट है। जो भी जिस भी एग्जाम में स्टैटिक जीके आती है उन सारे एग्जाम से रिलेटेड ये स्टैटिक जीके होने वाली है। चाहे वो हमारा आरपीएफ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, जीडी, इन सारे एग्जाम्स में अगर स्टैटिक जीके आती है तो ये हमारे स्टैटिक जीके का है। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा मोस्ट ऑफ दी जो नॉर्मल जीके होती है, जो थ्योरी वगैरह होती है, जो मुगल टाइम पीरियड हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत वगैरह, ये सारी जो हमारी जीके है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में हमारे स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, जिस भी बच्चे ने ये 4000 प्लस क्वेश्चंस अटेंड कर लिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरा पाषाण युग कहा जाता है। बात आती है प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड, तो इसके लिए हम थोड़ा डिटेल्ड में इसमें थोड़े दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट वो होते हैं वो हम देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम विश्व इतिहास में उस समय के रूप, संस्कृति और जीवन शैली का अध्ययन करते हैं जो लिखित रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी साक्ष्य हैं जिनको हम लिखित रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, जो शिलालेख वगैरह हैं, जैसे कि हमें अशोका का टाइम पीरियड कैसे पता चलता है कि वहां पे क्या हो रहा होगा, किसने कौन सी उसने जीत प्राप्त करी, हमें किससे पता चले, जो शिलालेख होते हैं। अब अशोक के जो शिलालेख है उनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। ठीक है। तो ऐसा जो प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिसकी रूप, संस्कृति और जीवन शैली को जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित स्वरूप उपलब्ध नहीं है। वो जो टाइम पीरियड है वो है प्रागैतिहासिक काल। उसका जो पहला है वो होता है पुरापाषाण काल, देन मध्य पाषाण काल, एंड नेक्स्ट वन इज नवपाषाण काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के समूह को क्या कहा जाता है। जो मछलियों का समूह होता है, द ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड स्कूल। क्या कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय करी। सबसे पहले बात आती है नमक सत्याग्रह की। किसकी बात आती है, नमक सत्याग्रह की। तो थोड़ा सा नमक सत्याग्रह के नमक सत्याग्रह पे चर्चा कर लेते हैं कि जो नमक सत्याग्रह है इसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दांडी यात्रा की कहा जाता है। और इसको दांडी यात्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नमक सत्याग्रह था ये कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और कहाँ तक गया था ये जो दांडी मार्च थी कहाँ तक गई थी, गुजरात के दांडी तक गई थी। ठीक है। तो दांडी यात्रा, इसलिए इसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है, इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और ये किसके नेतृत्व में किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 24 दिवसीय था ये, 24 दिनों का था ये जो पूरा यात्रा थी। कब से शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं, सॉल्ट एक्ट 1882, सॉल्ट एक्ट 1882। इसमें क्या है, इस एक्ट ने अंग्रेजों को नमक संग्रह और निर्माण पर एकाधिकार दे दिया। इस एक्ट ने अंग्रेजों को एकाधिकार दे दिया नमक निर्माण पर और नमक संग्रह पर। इससे क्या हो गया कि जो भी नमक निर्माण कर सकते हैं वो सिर्फ अंग्रेज कर सकते हैं, भारतवासियों को इसका बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो नमक का निर्माण करें या फिर नमक का संग्रह करें। अगर कोई निर्माण या संग्रह करता है तो वो एक अपराध ठहराया गया है, कि अपराध बताया गया था कि जो अगर अगर कोई भी इंसान सॉल्ट का संग्रह करता है, उसको जमा करता है, तो वो एक अपराध है। और उसका एकाधिकार किसको मिला, ब्रिटिशर्स को मिला। ठीक है। तो इसी के विरोध में
अहिंसक विरोध, कैसा विरोध? अहिंसक विरोध को दिखाते हुए गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह को चलाया गया। और नमक सत्याग्रह को चलाने का एक मेन मोटिव था कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से चलाया जा रहा था उसको मजबूती प्राप्त करना भी इसका एक मेन मोटिव था, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह को चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? जो बादशाह अकबर थे उन्होंने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? 1601 में बनवाया। कब बनवाया? 1601 में बनवाया। अच्छा, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो 241 मील की उन्होंने दूरी तय की थी। ठीक है, तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? 1601 में बनवाया था। थोड़ा सा अगर हम बादशाह अकबर के बारे में देखें तो हम देखेंगे जो पानीपत का सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो पानीपत का सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था? पानीपत का सेकेंड वॉर जो हुआ था, एक तरफ थे राजा अकबर एंड जो उनका अपोजिशन थी वो थी हेमचंद। कौन थे? हेमचंद। ठीक है, पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन सी सेनाएं लड़ रही थी? एक तरफ से थे राजा अकबर की सेना, दूसरी तरफ थी हेमचंद की सेना। ठीक है, अगर हम राजा अकबर के बारे में बात करें तो राजा अकबर के नवरत्न थे। कौन थे? नवरत्न थे। उनके राज्य में नवरत्न थे जो कि किसी न किसी फील्ड में उनको महारत हासिल थी। ठीक है, जिनको बोलते हैं 9 जेम्स, नवरत्न ऑफ अकबर कोटवर। कौन थे? एक थे बीरबल, जो हम सबने सुने हैं, है ना। एक है तानसेन, जो भी हमने सबने सुने हैं। अब्दुल फजल, फैजी, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजाउद्दीन एंड मुल्ला दो प्लाजा। दे वर प्रोफिशिएंट इन वेरियस फील्ड। ये क्या थे? किसी ना किसी फील्ड में एकदम प्रोफिशिएंट थे, एकदम स्किल्ड थे। ठीक है, ये थे नवरत्न, राजा अकबर के नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ? खो खो का जो रन एंड टच खेल है, हम क्या करते हैं जब खो खो के प्लेयर बनते हैं तो क्या करते हैं, जो भाग के जो एक इंसान आता है वो क्या करता है, किसी एक प्लेयर को टच करता है और उसको भागने के लिए कहता है और खुद वहां पर बैठ जाता है, ऐसा होता है। तो जो खो खो का रन एंड टच खेल है ये कौन से राज्य से शुरू हुआ? ये महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुआ। निम्नलिखित में कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से जो हमने पिछले सेट में किया था, हमने जो सेट 5 में जो क्वेश्चन किया था, वोल्गा नदी है ना और डेन्यूब नदी जो हमने किया था, दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो यूरोप की नदियां हैं वो अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी है? वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर तो हो गई वोल्गा रिवर एंड डैन्यूब रिवर का संबंध भी कहाँ से है? यूरोप से है। कहाँ से है? यूरोप से है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। अब आप कहोगे कि मैम ये रस्किन बॉन्ड है कौन? तो रस्किन बॉन्ड जो है ये एक इंडियन ऑथर है। कौन है? एक इंडियन ऑथर है। हाँ जी, तो रस्किन बॉन्ड कौन है? रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं। उन्होंने कई सारी फेमस बुक्स लिखी हैं रस्किन बॉन्ड ने। अक्सर रस्किन बॉन्ड्स की जो बुक्स होती हैं जो इन्होंने लिखी हैं वो अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि हम बोले, इनकी एक बुक है
डस्ट ऑन द माउंटेन, ऑन द माउंटेन किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की बुक है, ठीक है। एंड इनको एक और बुक है, दिल्ली इज नॉट फार। कौन सी बुक है? दिल्ली इज नॉट फार, यानी कि दिल्ली अब दूर नहीं है। नेक्स्ट इनकी जो बुक है वो है एंग्री रिवर, एंग्री रिवर। एंड फोर्थ वन इनकी जो बुक है द हिडन पूल, द हिडन पूल। एंड द फिफ्थ इनकी जो बुक है वो है द रूम ऑन द फ्लोर, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। ये जो टॉप 5 मोस्ट बुक हैं जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी हैं, ये एग्जाम्स में आ सकती हैं, क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड की जो बुक्स होती हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि ये बुक किसने लिखी है, दिल्ली इज नॉट फार बुक किसने लिखी है, एंग्री रिवर किसके द्वारा लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? तो स्ट्रोक जो है एक छूत की बीमारी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, इंटरनेशनल पर्वतीय माउंटेन्स डे कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। माउंटेन और इस बार की 2024 की थीम क्या है इस डे को मनाने की? इंटरनेशनल माउंटेन डे की 2024 की थीम है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन, यूथ एंड बियॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर। दिस ईयर कौन सा ईयर? 2024 की ये थीम है, ठीक है, जो कि कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है? अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे की जर्दी में जो पीला भाग होता है ना, उसमें 90% कौन सा विटामिन होता है? तो उसमें 90% कौन सा विटामिन होता है? हमारा होता है विटामिन B12। कौन सा होता है? विटामिन B12। अगर हम विटामिन की बात करें तो इनके जो वो है ना, जो इनके साइंटिफिक नेम है, तो इनके जो विटामिन के साइंटिफिक नेम अक्सर एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, जो कि फैट में सॉल्युबल है। हमने क्या पढ़ा था? वाटर में सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन है? वाटर में सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी एंड विटामिन सी इज सॉल्युबल इन वाटर, एंड विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी जो है फैट में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन, और जो कि वाटर में सॉल्युबल है। अब बात हुई थी विटामिन B12 की। बात किसकी हुई थी? विटामिन B12 की। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबोलिन। क्या है? साइनोकोबोलिन। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबोलिन, और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीसॉ भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? सीसॉ भौतिकी के बल का उदाहरण है। किसका? बल का उदाहरण है। फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो फ्रांसीसी यात्री था फ्रांसवा बर्नियर, जो कि 1656 में 1656 में भारत आया था। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ परिस्थिति की दृश्य है? जो जीवित जल सेतु है, जीवित जड़ सेतु है, ये भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। देखिए, जीवित जड़ सेतु क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिणी भाग स्थित स्थानीय जनजातियों के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाया गया ये एक पुल होता है, जिसमें क्या होता है? जीवित वृक्षों की जड़ों को
अनुवर्धित कर इन्हें जल धारा के आर पार एक सुदृढ़ पुल में परिवर्तित करते हैं। ये जो पुल होते हैं ये समय के साथ साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मेघालय राज्य में मिलते हैं। जीवित जड़ सेतु, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पेड़ों की जड़ों से बनाया गया एक सेतु है जिसके ऊपर से हम नदी के इस पार से उस पार जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो कुणबी नृत्य है भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गोवा राज्य से। अगर हम कैपिटल ऑफ गोवा देखें तो वो होती है पणजी। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा एंड गोवा के फेमस डांस फॉर्म्स भी हैं जैसे कि देखनी, मांडो, धालो, लैंप डांस इज द फेमस डांस फॉर्म इन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथूरी जो उत्सव है भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कंथूरी उत्सव। और तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस उत्सव है, बहुत ही फेमस त्योहार है जिसको हम बोलते हैं पोंगल। क्या बोलते हैं? पोंगल इज द फेमस त्योहार ऑफ तमिलनाडु। उसेन बोल्ट, कौन? उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? देखा अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि जैसे हमने पिछले सेट में किया था कि दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो ये कौन है? एथलेटिक्स है। कौन है? एथलेटिक्स है। ये है हमारे उसेन बोल्ट जो कि किससे रिलेटेड है? एथलेटिक्स से रिलेटेड है। इनका संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग कहाँ पर खेली जाती है? बॉक्सिंग कहाँ पर खेली जाती है? और जो ये उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट है, इन्होंने 8 बार, कितनी बार? 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में 8 बार उसेन बोल्ट ने। आपका होमवर्क प्रश्न याद रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। ताराबाई शिंदे और एक ऑप्शन में है ज्योतिबा बाई फुले। हम इन दोनों को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ताराबाई शिंदे, बात करते हैं ताराबाई शिंदे की। ताराबाई शिंदे जो है एक नारीवादी कार्यकर्ता है। कौन है? नारीवादी कार्यकर्ता है हमारी ताराबाई शिंदे। इन्होंने क्या किया? 19वीं सदी में भारत में पितृसत्तात्मक जाति का विरोध किया कि इन्होंने क्या किया? 19वीं सदी में जो भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है इसका विरोध किया है। इसका विरोध किया किसने? ताराबाई शिंदे ने। और विरोध करते टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है? अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। अब बात करते हैं ज्योतिबा बाई फुले की। भारत में नारीवादी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नारीवादी का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ज्योतिबा बाई फुले। किसको कहा जाता है? ज्योतिबा बाई फुले। एंड भारत में नारी शिक्षा की जननी किसे कहा जाता है? नारी शिक्षा की जननी किसे कहा जाता है? ज्योतिबा बाई फुले को ही कहा जाता है। भारत की पहली शिक्षिका बनी कौन?
भारत की पहली शिक्षिका बनी, फर्स्ट टीचर, फर्स्ट शिक्षिका कौन बनी? ज्योतिबा बाई फुले। कौन बनी? ज्योतिबा बाई फुले। पंजाब के मार्शल डांस का रूप है जो बागा है, बागा, इसको पंजाब का मार्शल डांस कहते हैं। और बागा को ही किस नाम से जाना जाता है? बागा को ही भांगड़ा नाम से जाना जाता है। भांगड़ा को ही हम बागा कहते हैं, भांगड़ा को ही हम बागा कहते हैं, भांगड़ा। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की 12 मासी नदी प्रणाली कौन सी है? 12 मासी कौन? जो हर साल फ्लो करती है। जैसे कि कृष्णा नदी जो हमारी मौसमी नदी है, तापी जो नदी है वो हमारी मौसमी नदी है। एंड जो तापो और तापी दोनों कैसी नदियां हैं? मौसमी नदी हैं। लेकिन जो सिंधु नदी है ये हमारी कैसी है? 12 मासी नदी है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। किस नाम से जाना जाता है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। अब बात आती है कि भारत की 12 मासी नदियां, सिंधु नदी के बारे में। तो अगर हम देखें, एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या था? वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था। इट वॉज साइंड इन कराची। कहाँ पर साइन हुआ था? कराची में साइन हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1960 में साइन हुआ था। किसने इस पर साइन किया था? भारत की तरफ से भारत के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। द ट्रीटी allotted the water of the Indus एंड इट्स ट्रिब्यूटरी टू बोथ कंट्रीज। इसमें क्या किया गया? जो पाकिस्तान को और इंडिया को ट्रिब्यूटरीज डिवाइड की गई कि आप इनका पानी यूज कर सकते हो, और इंडिया से बोला कि आप इनका पानी यूज कर सकते हो। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो इस ट्रीटी में सिंधु नदी का 80% वाटर पाकिस्तान को दिया गया, एंड 20% वाटर जो है इंडिया के पास रहा। ठीक है। जो वेस्टर्न रिवर्स थी, जैसे कि इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, वो पाकिस्तान के पास गई। ठीक है। एंड जो ईस्टर्न रिवर थी, इसकी रावी, व्यास एंड सतलुज, ये इंडिया के पास रही। द ट्रीटी ऑल्सो स्पेसिफाइड द कंडीशन एंड लिमिटेशंस फॉर इंडिया टू यूज वेस्टर्न रिवर वाटर। इसमें क्या कहा गया? अगर इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर आई हैं, अगर इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर आई हैं, तो इंडिया के लिए एक कंडीशन लगा दी गई कि आप जो वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज नहीं कर सकते। एंड पाकिस्तान के लिए कंडीशंस एंड लिमिटेशंस लगाई गई कि आप ईस्टर्न रिवर्स का पानी यूज नहीं कर सकते। ठीक है। यही था हमारा 80-20 का रूल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसी को हम ट्रीटी ऑफ वाटर भी कहते हैं, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी कर देना, और आपका अगर कोई स्टडी ग्रुप है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, तो उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि आगे तक ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे।